हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉग्निजेंस आईएएस। आज के मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के फोर्थ डे है और हम लोगों ने ऑलरेडी 3 डिस्कशन कर चुका है जो हमारे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। आप वहां पर जा करके हमारे यूट्यूब चैनल में आप 3 डिस्कशन को देख सकते हैं। सो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेकर के। सो आज का हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है यहाँ पे करंट अफेयर से। ओके, सो ये करंट अफेयर से जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस क्या है? क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द इंडियनाइजेशन ऑफ द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात यहाँ पे किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके जीएस पेपर 3 में पूछा जा सकता है। जो टॉपिक है आपका इंडियनाइजेशन टेक्नोलॉजी करके लेकर एक टॉपिक है। ओके, सो यहाँ पे पहले हम लोग को कीवर्ड्स को फोकस करना पड़ेगा, जैसे कि ये क्रिटिकल एनालिसिस क्या मीनिंग क्या होता है, तब हम लोग अगले नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे डिमांड ऑफ क्वेश्चंस को लेकर के। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ये कीवर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका फर्स्ट मीनिंग ये होता है टू राइट बोथ प्रो एंड कॉन्स एंड गिव ए फेयर अनबाइस्ड और वैल्यू लोडेड जजमेंट यहाँ पे आपको डालना है, ताकि आपको एक तरह से पता चल सके और एक तरफ से आप इट शुड ऑलवेज गिव ए क्लोजर फीलिंग वाइल एग्जामिनर रीडिंग द आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन में जो डिमांड है आपके क्वेश्चंस को लेकर के, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप जैसे कि इंडिया पता है कि एक सर्विस सेक्टर में काफी आगे है, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया एक तरफ से क्या है, काफी पीछे है। ये हम लोग को ऑलरेडी पता है। लेकिन और जब इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया सबसे पीछे है, तो यहाँ पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को इंडियनाइजेशन करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जब डिफेंस को इंडियनाइजेशन करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का एडवांटेज क्या हो सकता है, किनको लेकर के, इंडियनाइजेशन ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, एंड डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, और जो डिसएडवांटेज है, जो चैलेंजेस एसोसिएट है आपके इंडियनाइजेशन ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, उनको गवर्नमेंट किस तरीके से इस चैलेंज को एड्रेस कर रही है, यही आप लोग को आंसर राइटिंग में कंप्लीट करना है। और बॉडी पार्ट आप लोगों को हमने बता दिया था कि बॉडी पार्ट आपके एक तरह से क्रक्स होता है, जो आपने पूरा ऊपर से लेके नीचे तक लिखा है, और एक तरह से आपको सपोर्ट देना पड़ता है कि हाँ, प्रो को भी और कॉन्स को भी सपोर्ट देना पड़ता है बॉडी पार्ट कंक्लूजन पार्ट में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंट्रोडक्शंस में। देखिए यहाँ पे जो इंट्रोडक्शंस, ये आपका जीएस इंट्रोडक्शंस है जो आपका जीएस पेपर 3 में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड्स यूज किया कि हैज बिन स्पेंडिंग अराउंड 2.4% ऑफ इट्स जीडीपी ऑन डिफेंस। देखिए आप कुछ भी लिखे वहां पे इंटरनेशनल सपोर्ट को लेकर के, लेकिन अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है, डेटा अगर अवेलेबल है या किन्हीं का रिपोर्ट अवेलेबल है, आप उस रिपोर्ट को यहाँ पर इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपका इंट्रोडक्शन बेटर बन सके। जैसे हम लोग को पता है यहाँ पे कि इंडिया एक तरफ से हैज बिन स्पेंडिंग अराउंड 2.4% ऑफ जीडीपी ऑन डिफेंस पे खर्च करता है। तो अगर इतना पैसा अगर खर्च करा है, तो इसको हो सकता है रिड्यूस करना चाहिए, इनको रिड्यूस करना चाहिए, ताकि जो इन पे जितना खर्च करते हैं इंपोर्ट करने को लेकर के, तो ये जो मनी जो है वो डिफरेंट सेक्टर में यूज किया जा सकता है। ठीक, तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट को आप स्टार्ट कर सकते हैं। डिफेंस इन्वेंशन वाज स्टार्टेड इन 1983, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किए थे 1983 में, व्हेन द गवर्नमेंट सैंक्शन द IGMDP प्रोग्राम टू डेवलप द फर्स्ट मिसाइल सिस्टम। जैसे हम लोग पता है पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग एंड अग्नि है। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और ये जो आपका सेल्फ रिलायंस को लेकर के है यहाँ पे, तो ये आपका एक्चुअली में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोटेक्शन के लोग का है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी हम इंटरनेशनल करते हैं, तो यहाँ पे 2 मतलब निकलता है कि आपका ड्यूल पर्पज है इंटरनेशनल ऑफ डिफेंस को लेकर के। फर्स्ट पर्पज आप यहाँ पे ले सकते हैं सेल्फ रिलायंस को लेकर के। ओके, एंड सेकेंड पर्पज यहाँ पे आपका क्या है, रिड्यूसिंग द फिस्कल डिफिसिट। इट मीन्स बर्डन ऑफ इंपोर्ट को रिड्यूस करना है। ये आपका 2 मेन पर्पज है इंटरनेशनल ऑफ डिफेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लेकर के। ठीक, अब यहाँ पे जब जाते हैं, तो ये हम लोग 1983 में तो स्टार्ट तो कर चुके थे, लेकिन हम लोग उतने भी ज़्यादा इफिशिएंट और केपेबल नहीं थे कि हम लोग खुद से मतलब एक तरफ से इंटरनेशनल कर सकते हैं इस फील्ड में। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक तरफ से क्या किया कि रिजल्ट क्या हुआ इस जगह पे कि शिफ्ट टू फोकस टुवर्ड द को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन। मीन्स हम लोग एक तरफ से डिफरेंट कंट्री का हेल्प लेने, जैसे रसिया, फ्रांस, इन सब का हेल्प लेने लग गए इंटरनेशनल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे कि एक साइन हुआ था इंडिया एंड रसिया के बीच में इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट टू जॉइंटली प्रोड्यूस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये इंडिया और रसिया दोनों ने मिल करके
ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बनाया है, ये गुड्स, ये ब्रह्मोस को बनाया गया है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने स्टार्ट तो कर दिया था 1983 में, बट हम लोगों ने बाद में मिलकर अपने डिफरेंट कंट्री के साथ मिलकर के इंटरनेशनल स्टार्ट किया था। ओके, सो यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं बॉडी पार्ट में। देखिए, अब बॉडी पार्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं एडवांटेज को लेकर के एंड डिसएडवांटेज को लेकर के। ठीक, सबसे पहले डिसएडवांटेज पे चलते हैं। तो डिसएडवांटेज में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ द फिजिकल डिफिसिट। तो ऑब्वियसली बात है, अगर इंटरनेशनल होता है, अगर हमारे घर में ही मैन्युफैक्चरिंग होता है, डिफेंस का प्रोडक्शन होता है, तो एक तरफ से फिजिकल डिफिसिट कम होगा। और जब फिजिकल डिफिसिट कम होगा तो हम लोग डिफरेंट सेक्टर में ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं। ठीक, तो एक तरफ से ये एडवांटेज है, ठीक ना। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि अगर फिजिकल डिफिसिट कम होगा, ठीक, तो एक तरफ से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगा। अब जैसे ही इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगा और सरप्लस हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे? तरह से एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर देंगे। किनको? नेबरिंग कंट्री को। ओके, जैसे हम लोग एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे नेबरिंग कंट्री को लेकर के, जैसे इसरो क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है ना इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट को लेकर के नेबरिंग कंट्री को, तो वैसे ही हम लोग एक्सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे नेबरिंग कंट्री को लेकर के। तो हम लोग का एक तरफ से पैसे बाहर से आने वाले हैं। ठीक, तो फिजिकल में डिफिसिट तो होगा ही। ओके, तो चलते हैं आज के नेक्स्ट पॉइंट में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन defense will lead to the generation of the satellite industry that in turn will pave the way for the generation of the employment opportunity। ऑब्वियसली बात है, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया था इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेशन होगा। लेकिन डिफेंस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो स्किल एंड सेमी स्किल पर्सन का नीड्स है। ओके, तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग के यहाँ तो बहुत ज़्यादा अनस्किल्ड लेबर रहते हैं, तो स्किल प्रोवाइड करना पड़ेगा सबसे पहले इन लोगों को। एक तरफ से ये चैलेंजेज हैं, तब जाके हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकता है। थर्ड पॉइंट्स में आते हैं यहाँ पे। तो थर्ड पॉइंट्स यहाँ पे बोल रहा है सिक्योरिटी इम्परेटिव को लेकर के। जैसे हम लोग को पता है कि इंडिया, पाकिस्तान वेस्टर्न साइड से, चाइना नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग एक तरह से पोरस रीजन है और इंडिया को नीड्स है अपना सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ करने को लेकर के। तो यहाँ पे अगर इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर होता है तो इंडिया का सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा और एक तरह से वो सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं किसमें? डिफेंस प्रोडक्शन में। ओके, सो ये सब आपका क्या था? पॉजिटिव पॉइंट था, मीन्स एडवांटेज था अगर इंटरनेशनल स्टार्ट करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैलेंजेस भी कुछ ना कुछ तो इशू होगा यहाँ पे। जैसे कि आप ले सकते हैं लैक ऑफ द क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज होता है। जैसे हम लोग को पता होगा कि क्रायोजेनिक इंजन, हम लोगों ने रिवर्स टेक्नोलॉजी यूज करके, रिवर्स इंजीनियरिंग को यूज करके क्रायोजेनिक इंजन को 2010 आई थिंक में बनाना स्टार्ट किया था, कंप्लीट हुआ था। तो वैसे ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को हम लोग सॉल्व नहीं कर पास, पुअर डिजाइन कैपेबिलिटी हम लोग के पास इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को लेकर के, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें यहाँ पे तो 0.6% ही पैसे यहाँ पे खर्च होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे एक बोल सकते हैं अब डिफेंस में कितना खर्च होता होगा आप सोच सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, एंड इन एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर द मेजर सब सिस्टम एंड कंपोनेंट हैम्पर द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के यहाँ पे एक तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में। बोल सकते हैं कि पुअर मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट जो हम लोगों ने डिस्कस कर दिया कि एक तरफ से यहाँ पे देख सकते हैं लेक ऑफ स्किल के बारे में बात करें, इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन मैन्युफैक्चरिंग इन डिफेंस को लेकर के। थर्ड पॉइंट बोला जाता है लैंड एक्विजिशन इश्यू को लेकर के। आपको पता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यू प्लेयर्स जब आते हैं उन लोगों को तो एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है लैंड एक्विजिशन को लेकर के, ठीक। तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इन्वायरमेंटल इश्यू को लेकर के। तो ये सब पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देखिए आप बहुत सारे पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी अच्छे से काम नहीं करती है, लैक ऑफ द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी को लिख सकते हैं इस जगह पे। जैसे कि यहाँ पे आपका डिफरेंट पॉलिसी बनता है, ठीक ना, डिफरेंट पॉलिसी एंड इंडिजिनाइजेशन ऑफ द डिफेंस टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन यहाँ पे एक अच्छे तरीके से यहाँ पे निकल नहीं पाता है, ठीक। एक और पॉइंट यहाँ पे जोड़ सकते हैं आप, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफिसिट काफ़ी ज़्यादा होता है, एक तरह से आप इंक्रीज कर रहा है। जैसे आप देख सकते इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूसिंग द कंट्रीज कॉस्ट कंप्लीट एंड एफिशिएंसी को लेकर से रिड्यूस कर रहा है। तो ये आप बोल सकते हैं पॉलिसी डायलेमा है, ये सब डिफरेंट चैलेंजेस हैं। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं,
गवर्नमेंट यहाँ पे कौन कौन सा स्टेप ले सकती है या कौन कौन सा स्टेप उठा चुकी है, आपको यहाँ पे वे फॉरवर्ड में लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप ले सकते हैं कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है, रिव्यू करती है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डीपीपी क्या है। डीपीपी को अगर अब हम सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो डीपीपी का मतलब ये होता है कि प्रोक्योरमेंट पॉलिसी मतलब यहाँ पे पॉलिसी बनाया जाता है एक तरफ से यूज, मतलब किस तरीके से डिफेंस पॉलिसी में आप किस तरीके से पॉलिसी बनाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग एक तरह से मॉडर्नाइजेशन कर सके आप कहाँ पे, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्स में। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कोस्टल गार्ड को लेकर के। देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से इंक्लूड नहीं किया, जैसे कि यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे डीपीपी कंटेन द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर द प्रोक्योरमेंट एंड एक्विजिशन फ्रॉम द कैपिटल बजट ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर इन द ऑर्डर टू मॉडर्नाइज द आर्म फोर्स एंड इंक्लूडिंग द कोस्टल गार्ड। तो सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी पॉलिसी बनते हैं प्रोक्योरमेंट को लेकर के उन्हीं को डीपीपी कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडिशनल कैटेगरी को जोड़ा गया है बाय इंडियन आईडीडीम। अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग इनको लेकर के अच्छे से रीडिंग मार लीजिएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के, न्यूली अपॉइंटेड सीडीएस। ओके, तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि सीडीएस अभी हाल फिलहाल में चीफ डिफेंस स्टाफ को लेकर के यहाँ पे बनाया गया, अपॉइंट किया गया। और ये इसलिए बनाया गया ताकि एक तरफ से डिले ना हो सके। कोई भी चीज़ अगर हम लोग परचेज कर रहे हैं या प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं डिफरेंट कंट्री से, उस डिसीजन में डिले ना हो सके और एक तरफ से इफिशिएंट वे टू हम लोग इन पर डिसीजन ले सकें। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुड एग्जामिन द डिफेंस एक्विजिशन फ्रॉम द ट्राई सर्विस एंगल, दिस में अवॉइड डिले एंड स्पीड अप द डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के कि रिसेंटली आप देख सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर रिफॉर्म अंडर द आत्मनिर्भर अभियान लाइक एज रिवीजन ऑफ द एफडीआई लिमिट। और यहाँ पे आपका क्या कर दिया गया, एफडीआई लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया, रेज किया गया 49% टू 74% में। और ये आपका कौन सा रूट से हुआ है, आपका एक तरफ से ऑटोमेटिक रूट से हुआ है। मीन्स ये आपका अप्रूवल रूट से नहीं हुआ है। अप्रूवल रूट से होता तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को कैबिनेट से आप लोगों को यहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ता, तब जाके आप यहाँ पे एफडीआई कर सकते थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक तरफ से किसको लिया गया है, ऑटोमेटिक रूट्स को लेकर के। देखिए अब यहाँ पे आप जो कंक्लूजन्स लिखने वाले हैं तो कंक्लूजन्स को आप सपोर्ट कीजिए प्रो एंड कॉन्स को लेकर के। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है टू इंश्योर द इंडिया ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टू नो डाउट इज हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन बाय द लेइंग द डिफेंस मेक इन इंडिया। तो मेक इंडिया प्रोग्राम को एक तरफ से क्या करेगा, बूस्ट अप करने वाला है। ठीक ना, एंड नीड टू फोकस ऑन द चैलेंजेस लाइक टू मच डिले इन द प्रोजेक्ट, देयरफॉर नीड टू फोकस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को भी एक तरफ से इंक्लूड करना होगा इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए। और यहाँ पे आप अगर हो जैसे कि आपको पता हो सेक्टर कमेटी, तो सेक्टर कमेटी को भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो एक तरफ से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के यहाँ पे कमेटी बनाई गई थी। ओके, सो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स इन द जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो ये आपका जीएस पेपर 1 में है ज्योग्राफी से। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग को ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता क्या है। ओके, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ये जानना, जियोमॉर्फिक मींस होता क्या है। जनरली यहाँ पे आपका फॉर्मेशन ऑफ द लैंडस्केप होता है, उन्हीं को जियोमॉर्फिक कहा जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंट एजेंट होते हैं, जैसे आप ले सकते हैं रनिंग वाटर, मूविंग आइस मासेस और ग्लेशियर, ये सब विंड वेव, ये सब क्या है आपके जियोमॉर्फिक एजेंट हैं। ठीक ना, तो जब जियोमॉर्फिक मूवमेंट होता है, जियोमॉर्फिक मूवमेंट हो रहा है, इसका नेक्स्ट स्टेज आपका क्या कहलाता है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहलाता है। और जियोमॉर्फिक प्रोसेस आपका कैसे होता है, दैट इज द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस दैट टेक प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस लाइक एज ए फॉल्टिंग वेदरिंग इरोजन। और ये आपका एक तरह से क्या ड्यू टू द, ये इसके पीछे रीजन क्या है आपका, इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेस के कारण होता है। इसी को इंडोजेनिक प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं इंटरनल फोर्सेस, और एक्सोजेनिक प्रोसेस को कहते हैं हम लोग एक तरफ से एक्सटर्नल फोर्स। तो वही क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। ठीक, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन से, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से। तो बॉडी पार्ट में आप लोग को यहाँ पे सीधा एक्सप्लेन करना है इंटरनल फोर्स को लेकर के और एक्सटर्नल फोर्स को लेकर, उसका इंपॉर्टेंस को लेकर के। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे मैंने हल्का सा एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक फोर्स को लिख दिया, जैसे लाइक फॉल्टिंग वेदरिंग इरोजन लिख दिया है। ठीक, और मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ मैंने पॉइंट्स फॉर्मेट में लिख दिया है। ठीक ना, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो मैं सिर्फ पॉइंट्स बता दूंगा क्या क्या लिखना है आप लोग को।
जैसे हम लोग को पता है, जैसे अब आप स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले अर्थ का मूवमेंट्स को लेकर के स्टार्ट किए। तो अर्थ का मूवमेंट जैसे इंड्रोजेनिक फोर्सेज हो गया, एक्सोजेनिक फोर्सेज हो गया। अब इंड्रोजेनिक फोर्स में आपका सडन फोर्स आता है, अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड लैंडस्लाइड। और डायस्ट्रोफिजम फोर्स में आपका यहाँ पे आता है, डायस्ट्रोफिजम में आपका आता है यहाँ पे ऑरिजेनिक एंड इपी ऑरिजेनिक। ठीक, और इनका मीनिंग होता है जो मैं भी बताने वाला हूँ। ठीक, और एक्सोजेनिक फोर्स में जैसे इरोजनल, एंटीपोजिशनल, और इसका जो ड्राइविंग फोर्स होता है रिवर, विंड, सी वेव एंड ग्लेशियर्स है। ठीक, तो चलते हैं इंडोजेनिक फोर्स को लेकर के कि क्या इसमें कहा गया। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो आपका इंडोजेनिक फोर्स यहाँ पे जो होता है ये होता कैसे है। ओके, तो जब यहाँ पे हम बात करते हैं इंडोजेनिक फोर्स को लेकर के, इनका प्रोसेस क्या होता है, ये मतलब किस तरीके से काम करता है। ठीक, तो इंडोजेनिक में आपका दो टाइप का होता है यहाँ पे, डायस्ट्रोफिक एंड सडन मूवमेंट। तो हम लोग सबसे पहले डायस्ट्रोफिक को स्टडी करते हैं। क्या प्रॉब्लम हुआ, हाँ वेट, तो यहाँ पे जब हम लोग डायस्ट्रोफिज्म को देखते हैं तो यहाँ पे आपका दो टाइप का आएगा डायस्ट्रोफिक में। एक आपका आता है ईपी ऑर्गेनिक आता है, और दूसरा आपका आता है ऑर्गेनिक आता है। ईपी ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आता है। देखिए ईपी ऑर्गेनिक जो आपका होता है वो आपका कॉन्टिनेंटल फार्मिंग मूवमेंट होता है, जबकि ऑर्गेनिक आपका जो होता है ऑर्गेनिक और द माउंटेन फार्मिंग मूवमेंट यहाँ पे कहलाता है। ठीक ना, तो जनरली आप जो देखते होंगे ईपी ऑर्गेनिक में आपका क्या होता है, अपलिफ्टमेंट होता है, सब्सिडेंस होता है। तो यहाँ पर आपको एक तरफ से एग्जाम्पल भी पुट करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिखा है। ठीक ना, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सबमर्जेंस ऑफ द केरला कोस्ट का एग्जाम्पल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक, जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कोलिंगा नियर द माउथ ऑफ द गोदावरी, कावेरी डेल्टा में आप दे सकते हैं वहाँ पे। तो एक तो सबमर्जेंस हो रहा है वहाँ पे, सॉरी अपलिफ्टमेंट हो रहा है। सब्सिडेंस आपका कहाँ पे हो रहा है, रन ऑफ कच्छ में हो रहा है आपका, मतलब एक तो डाउन हो रहा है रन ऑफ द कच्छ में। ठीक ना, और आप ले सकते हैं अंडमान एंड निकोबार में हो रहा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं रखा कोस्ट एक तरफ से क्या हो रहा है, सबमर्जेंस ऑफ द इंटरविंग लैंड को लेकर के वहाँ पे हो रहा है। ठीक, तो आप यहाँ पे अपलिफ्टमेंट और सब्सिडेंस को यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। और क्या क्या चेंजेस यहाँ पे ला रहा है, सी लेवल कैन चेंज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सी बेट। यहाँ पे इनके कारण क्या हो रहा है, सी लेवल भी चेंज हो रहा है। ठीक, तो अब दूसरी चीज में आता है जैसे ऑर्गेनिक और द माउंटेन फॉर्मिंग मूवमेंट को लेकर के, तो टेंसाइल फोर्स है और यहाँ पे कंप्रेशनल फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो टेंसाइल फोर्स और कंप्रेशनल फोर्स को अगर यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले टेंसाइल फोर्स यहाँ पे देखिए, एक मैं डायग्राम बनाता हूँ सबसे अच्छा आप लोग के लिए। ठीक, तो जैसे यहाँ पे आप ले सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक फोर्स है तो यहाँ पे टेंशनल फोर्स भी इसको कहा जाता है, और एक कंप्रेशनल फोर्स का। टेंशनल फोर्स को हम लोग फॉल्टिंग कहते हैं। ठीक, और कंप्रेशनल फोर्स को हम लोग फॉल्टिंग कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना कि फॉल्टिंग जैसे होता है कि मान के चलिए कि ये लिथोस्फीयर में ये एस्थेनोस्फीयर होगा, तो ये इनका मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शंस पे हो रहा है। ठीक, तो ये जब ऐसे करके मूवमेंट करेगा तो यह लिथोस्फेरिक प्लेट होगा, ऑब्वियसली बात है। मान लीजिए ये लिथोस्फेरिक प्लेट है। ओके, तो ये मूवमेंट होगा तो यहाँ पे स्टार्ट क्या होगा, क्रैकिंग स्टार्ट हो जाए, क्रैकिंग होना होगा, क्रैकिंग होगा, फिर उसके बाद फ्रैक्चरिंग होगा, फिर उसके बाद ब्रेकिंग होगा। तो इस तरह से क्या होगा, एक तरफ से फॉल्टिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर द क्रैकिंग फ्रैक्चर विल अकर विल डेवलप्ड मैक्सिमम इट्स कंप्लीटली ब्रेक इन 2 पार्ट्स। ओके, तो यहाँ पे टेंसाइल फोर्स के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरफ से फॉर्मेशन हो रहा है आपका किसका, रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हो सकता है, हो नहीं सकता, रिफ्ट वैली का ही फॉर्मेशन होता है। रिफ्ट वैली हो गया आपका, रैम्प वैली हो गया, तो ये सब आपका इनके कारण फॉर्मेशन होता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि इनका कि ब्लैक सी, रेड सी एंड जॉर्डन सी ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द रिफ्ट वैली। तो एक तरफ से उनका ये कैसे फॉर्मेशन हुआ, ड्यू टू द फॉल्टिंग। ओके, और फॉल्टिंग में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये मान लीजिए एस्थेनोस्फीयर है, तो यहाँ पे फॉल्टिंग हो रहा है, फोर्स। ओके, तो यहाँ पे फोर्स ऐसा लग रहा है, तो फोल्डिंग हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेस किया जा रहा है दोनों फोर्स को लेकर के। तो यहाँ पे एक F1 आ रहा है और यहाँ से F2 फोर्स आ रहा है। ठीक, जब दोनों फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो आपका कंप्रेशनल काफ़ी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरफ से आपका इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, अब इनके कारण क्या होता है, आपका फोल्डिंग कारण यहाँ पे क्या होता है, एक माउंटेन की, जैसे एग्जांपल आप दे सकते हैं हिमालयन माउंटेन आपका किसके कारण है, फोल्डिंग के कारण होता है हिमालय माउंटेन। तो यहाँ पे आप एग्जांपल को लेकर सपोर्ट करें। ठीक,
तो ये आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, और सबसे पहले लिखने से पहले आप यहाँ पे फोर्स लिख सकें बिहाइंड द एंडोजेनिक मूवमेंट्स को लेकर के। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि अर्थ इंटरनल हीट, अभी जो यहाँ पे जो हो रहा है ये अर्थ इंटरनल हीट के कारण हो रहा है, और जैसे ये अर्थ इंटरनल हीट के कारण होता है तो यहाँ पे एक तरफ से क्या होता है, और ये मेन रीजन क्या है यहाँ पे आपको पता है, काफी ज्यादा रेडियोएक्टिव डीके होता है और डिफरेंसेस टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, और ये टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या करता है एक तरफ से आपके डेंसिटी को ये डिफरेंसेस में लाता है। और जैसे डेंसिटी यहाँ पे राइज इन द डेंसिटी डिफरेंसेस एंड दिस डेंसिटी डिफरेंसेस गिव राइज टू द कन्वेक्शनल करंट, और ये आपका एक तरफ से क्या करता है, कन्वेक्शनल करंट को राइज करता है। सो ये एक फैक्टर हो सकता है, और दूसरा फैक्टर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अर्थ रोटेशंस या कोरियोलिस फोर्स के कारण भी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरफ से एंडोजेनिक मूवमेंट होता है। जब एंडोजेनिक मूवमेंट होता है तो एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अब इसका सेकंड पार्ट में अगर हम जाते हैं तो सडन मूवमेंट को लेकर के चलते हैं। सडन मूवमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, तो आप यहाँ पे जस्ट अर्थक्वेक और वोल्केनो के बारे में लिख देंगे, ठीक ना, कि अर्थक्वेक क्या है, वोल्केनो क्या है, जस्ट ज़्यादा नहीं 2-3 सेंटेंस में लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक, अब चलते हैं हम लोग एक्सोजेनिक फोर्स को लेकर के। अब देखिए यहाँ पे दो पार्ट है बॉडी में, एक इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स, और सेपरेटली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं दोनों को लेकर के, ठीक ना। तो यहाँ पे जो आपका बोला जा रहा है एक्सोजेनिक फोर्स को लेकर के, देखिए एक्सोजेनिक फोर्स मतलब होता क्या है, देखिए यहाँ पे जो भी आपका एंडोजेनिक वाला इंटरनल फोर्स के बारे में बात किया जा रहा था, और यहाँ पे जो भी आपका फोर्स लग रहा है अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो भी है सरफेस ऑफ द अर्थ पे लग रहा है, तो उसको एक्सोजेनिक फोर्स कहा जाता है। ठीक, जैसे आप प्रोसेस में देख सकते हैं वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड इरोजन, आप इन लोग को सेपरेटली डिस्कशन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने किया क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे ड्राइविंग, मतलब इनके पीछे रीजन क्या है इस फोर्स को आने को लेकर के, तो यहाँ पे मेन रीजन यहाँ पे होता है सन हीट, सन का जो हीट होता है उनके कारण होता है, ठीक ना। केमिकल प्रोसेस होता है वहाँ पे, नॉर्मली लीड टू द लूजिंग द बॉन्ड्स एंड बिटवीन द ग्रेन्स में चेंज हो जाता है, एक तरह से आप बोल सकते हैं। तो सन हीट डायरेक्टली करता क्या है, एक तरफ से डिक्टेट करता है वेदर पैटर्न को, लाइक जो विंड, precipitation etc, and sunset along with the weather patterns are responsible for the stress induced in the earth material, okay, and giving rise to the exogenic movement like as a weathering and erosion. So and other thing is like that earth's material become the subject to the molecular stress caused due to the temperature change. तो यहाँ पे एक तरफ से देख रहे हैं कि मोलिकुलर स्ट्रेस का टेम्परेचर चेंज के कारण हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे सन का हीट का इम्पैक्ट है। एंड थर्ड में यहाँ पे जाते हैं केमिकल प्रोसेस नॉर्मली लीड टू द लूजनिंग ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन द ग्रेन्स, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका है। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं जैसे कि स्ट्रेस एक तरफ से क्या क्रिएट कर रहा है, स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन द सॉलिड बाय पुशिंग और पुलिंग, ओके। तो शियर स्ट्रेस जैसे सेपरेटिंग फोर्स यहाँ पे हो रहा है, तो स्ट्रेस एक तरफ से आपको क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है मॉलिक्यूल को लेकर के, ये आपका फोर्स है बिहाइंड द एक्सोजेनिक मूवमेंट को लेकर। देखिए यहाँ पे आप सिर्फ इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सन का हीट को लेकर के थोड़ा बहुत टेम्परेचर का इंपैक्ट क्या पड़ रहा है ये लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैंने धीरे धीरे क्या किया, वेदरिंग को लेकर के आपको एक्सप्लेन करना है। केमिकल, अब वेदरिंग में आपका क्या है, देखिए सबसे पहले जानना होगा कि केमिकल और वेदरिंग में क्या डिफरेंसेस है, ठीक ना। वेदरिंग जनरली क्या होता है ना, इट रिफर्स टू डिकम्पोजिशन ऑफ द सॉलिड एंड देयर मिनरल एंड रॉक थ्रू द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये है, तो ये इनका मूवमेंट नहीं हो रहा है, जबकि इरोजन में क्या हो रहा है, इनका मूवमेंट होता है। अब ये जो मूवमेंट होता है, इनका मूवमेंट किस तरह से, डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से हो रहा है, वो सॉलिड सच एज वाटर, विंड, इन सब से इनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रहते रहते यहाँ पे बहुत सालों तक रहते एक तरह से ये डिकम्पोज कर जा रहा है। ठीक, जैसे आप इनका सिग्निफिकेंस ले सकते हैं, कहाँ पे आप ले सकते हैं इनका सिग्निफिकेंस कि फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल को लेकर के, वहां पे क्या होता है, वेदरिंग वीक कर देता है सॉइल को एंड रॉक्स एंड मेक इट इजी टू द एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्स को लेकर के। ठीक, अब नेचुरल सॉइल इंडिपेंडेंट यहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द वेदरिंग प्रोसेस, ओके। तो यहाँ पे आप एक एक करके डिस्कस कर दीजिएगा, मतलब 2-3 सेंटेंस में केमिकल वेदरिंग क्या होता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग क्या होता है, ओके। जैसे आप फिजिकल वेदरिंग में आप लिख सकते हैं कि एक्सफोलिएशन ड्यू टू द प्रेशर रिलीज। एक्सफोलिएशन आपको पता होगा कि जैसे कि मान चलिए पहाड़ देखते होंगे, वहाँ पे पत्थर धीरे धीरे क्या होता है, एक तरह से वेदरिंग, मतलब रहते रहते वो टूटने लग जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो एक तरह से क्या बोल सकते हैं, वेदरिंग द डिसइंटीग्रेशन रॉक, सॉइल एंड मिनरल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। अब फिजिकल प्रोसेस यहाँ पे क्या हो सकता है, एक तरह से हीट एंड प्रेशर, एंड केमिकल प्रोसेस यहाँ पे क्या हो सकता है, लीचिंग, ऑक्सीडेशन, ये सब आपका एक तरह से क्या है, केमिकल प्रोसेस है। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक, तो बायोलॉजिकल देखिए केमिकल प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग इज द रिमूवल ऑफ द मिनरल्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ओके। तो वो बायोलॉजिकल
प्रोसेस में आ जाएगा। तो आप एक एक करके एक्सप्लेन कर दीजिएगा इनको। इरोजन पे आते हैं। यहाँ पे इरोजन आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे मास मूवमेंट को लेकर के, ठीक ना। अब ये मास मूवमेंट होता क्या है? देखिए, मास मूवमेंट जनरली आपका स्लोप के कारण होता है। देखिए, आप बोल सकते हैं मास मूवमेंट को मास वेस्टिंग भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक। जैसे कि इट इज द डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ द मास ऑफ द सरफेस लाइक द सॉइल, जैसे लाइक द सॉइल, रॉक एंड मड। तो जो मास मूवमेंट होता है तो वो एक तरफ से आपका उसके पीछे कॉजेज होते हैं अर्थक्वेक भी, लैक ऑफ द वेजिटेशंस, एविडेंस ऑफ द वाटर, जियोलॉजी एंड ग्रेविटी, ठीक। तो जैसे कि लैंडस्लाइड, एक एग्जांपल दे सकते हैं कि उत्तराखंड पहाड़ी इलाकों में आपका लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक। तो वो क्यों होता है लैंडस्लाइड? उसके पीछे मात्र एक ही रीजन है। डिट द मोस्ट बेसिक रीजन इज द एंगल ऑफ द रिस्पॉन्स एंड स्लोप ऑफ द हिल साइड। इसी कारण से आपका क्या होता है, मास मूवमेंट होता है, ठीक ना। आप एक यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी लंबा है, दोनों को अगर एक्सप्लेन करते रहेंगे तो काफ़ी होगा। आपको 250 वर्ड्स में काफ़ी सब कुछ इंक्लूड करना होगा। तो इंक्लूड करने के लिए आप क्या कीजिएगा, सबको ले करके एक एक दो सेंटेंस में आप वहाँ पे, और विद इन एग्जाम्पल के साथ, ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल नहीं देंगे। जैसे आप यहाँ पे वेदरिंग में लिख सकते हैं, इरोजन में लिख सकते हैं कास्ट फॉर्मेशन को लेकर के, ठीक ना। आप इरोजन में कास्ट फॉर्मेशन इस सब चीज़ को लिख सकते हैं, कार्बोनेशंस को लेकर के, ठीक। तो आप यहाँ पे हमेशा एग्जाम्पल्स को दे करके ही सपोर्ट करेंगे, अगर आपको एग्जाम्पल पता हो तो, ठीक। आज के डिस्कशन में इतना ही। चलते हैं कल के नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेकर के। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस आज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 मई के जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये कर रहा है, द नेशन वाइड रोल ऑफ द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम्स विल प्ले एन इंस्ट्रूमेंट रोल इन द वेलफेयर ऑफ द माइग्रेंट वर्कर एनालिसिस। तो ये आपका आ सकता है जीएस पेपर 3 में। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि वन नेशन वन राशन कार्ड आपका एक तरह से किस तरह स्कीम जो ये आया है फिलहाल में, ये जो स्कीम आएगा वो किस तरीके से हेल्प करेगा माइग्रेंट वर्कर को लेकर के, ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन जो आपका ज्योग्राफी पोर्शन से है, तो ये बोल रहा है कि राइट ए नोट्स ऑन द ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आप लोग आराम से लिख लेंगे, इसमें कोई इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो आज के डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। सो थैंक